आप एंकर नहीं बन सकती, आपको बोलना नहीं आता, आपका जो टच है वो पंजाबी है। तो मैं जानना चाहती हूँ अपने लोगों के बारे में कि जिनको लोग इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, आखिर वो हैं कौन लोग। मेरा जो हौसला है, जो हिम्मत है, मैंने मर्दों को डिफीट किया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि हम सारे लड़के हैं 35-36 और हमारे ऊपर जो हुक्म चला रही है वो एक औरत है और वो भी हमसे छोटी। ज़िंदगी में कभी मुतासिर हुई हूँ तो वो डॉक्टर फिज़ा अकबर है। एज अ होस्ट, एज एन एंकर, स्क्रीन के सामने आना ये ऐसे ही था कि जैसे कोई जहाज लड़ना है। मैंने कासिम अली शाह साहब से टाइम लिया और मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए आई। तब मेरी अम्मी को थोड़ा सा एहसास हुआ कि अब मेरी बेटी जो है ना वो अच्छा काम करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने एक वेट्रेस की जॉब से अपनी ज़िंदगी और सफ़र का आगाज़ किया। उसके बाद इन्होंने बतौर मैनेजर भी काम किया एक रेस्टोरेंट में और उसके बाद आज ये अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं और उससे अच्छे पैसे कमा रही हैं। हम इनसे जानेंगे कि स्टे विद आमना चैनल बनाने का मकसद क्या था और उसमें ये अब तक किन किन बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ कर चुकी हैं और इन्होंने अकेले अपने चैनल को कैसे बनाया, उसकी प्रोडक्शन, एडिटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट और गेस्ट से क्वेश्चंस, ये सब कुछ एक अकेली लड़की ने कैसे डिज़ाइन किए और कैसे इस सारे काम को कामयाब बनाया। ये सब बातें हम इस इंटरव्यू में इनसे जानेंगे ताकि वो लोग जो यूट्यूब के ज़रिए अर्निंग करना चाहते हैं और यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना चाहते हैं, उनको भी इस चीज़ का पता चले कि वो किस तरह एक अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमना अजमत साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया स्टे विद आमना के नाम से। उस पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ अपलोड करती हैं जिसमें बेशुमार इंटरव्यूज़ हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यू हैं। आपने सुहेल बड़ैच साहब का इंटरव्यू किया, कासिम अली शाह साहब का भी इंटरव्यू किया, खलीलुर रहमान कमर साहब का इंटरव्यू किया। इस चैनल को बनाने के पीछे आपका असल मकसद क्या था? क्या विज़न था जो आपके जहन में था जिसको लेके आपने ये चैनल बनाया? बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कासिम अली शाह साहब का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आके यहाँ पे अपने दिल की बात कह सकूँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि क्या विजन था, क्या इसका मकसद था, तो इसके पीछे एक बड़ी मज़े की स्टोरी है। उसको आप चाहे मेरी पर्सनल स्टोरी समझ लीजिए, चाहे उसको प्रोफेशनली समझ लीजिए। हुआ ये कि मैं एक चैनल पे जॉब कर रही थी, मैं उसका नाम नहीं मेंशन करूँगी। तो वहाँ पे मैं असाइनमेंट्स लिखती थी, वॉइस ओवर करती थी। वहाँ पे 2 मंथ हो गए मुझे और 2 मंथ के बाद मुझे ये कहा गया कि जी आप तो अच्छा नहीं लिख सकती। जबकि मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था कि मैंने एंकर बनना है ना, तो मुझे उसकी ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन वहाँ पे मुझे रिजेक्ट कर दिया गया कि जी आप एंकर नहीं बन सकती, आपको बोलना नहीं आता, आपका जो टच है वो पंजाबी है। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरा टच तब पंजाबी ही था। मैंने उस चैनल को क्विट किया। बड़ी मुश्किल हुई मुझे वो छोड़ने में। और फिर जो मेरी सारी जमा पूंजी थी, उस टाइम पे मेरे पास 30 से 35 हज़ार रुपया था। तो मैंने उससे माइक लिया, अपना कैमरा लिया और आराम से अपना चैनल स्टार्ट किया। अच्छा, अब जब मैंने चैनल स्टार्ट करना था तो मेरे जहन में क्या चीज़ होगी, अब जो विजन आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे शौक़ है जी कि मैंने एंकर बनना है, मुझे बोलना है, मुझे क्वेश्चनिंग करने का बड़ा शौक़ है बेसिकली। तो मैं जानना चाहती हूँ अपने लोगों के बारे में, अपनी पर्सनालिटीज़ के बारे में कि जिनको लोग इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, आखिर वो हैं कौन लोग, ठीक है। और उनसे हमने क्या क्या सीखना है और कौन सी चीज़ें हमने रिजेक्ट करनी है कि हमें इनसे नहीं सीखती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सीख के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मेरा विजन था कि मैंने अपने लोगों को जानना है और मैंने चूँकि एंकर बनना है, तो एंकर के लिए सबसे पहली यही थी बात कि मुझे बोलना आ जाए। अच्छा, जब मैंने वो अपना चैनल बनाया तो वहाँ पर मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किए। नॉर्मली मुझे यही था कि मैं जी सोशल इश्यूज़ पे बोलूँगी, करंट इश्यूज़ पे बोलूँगी और जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके इंटरव्यूज़ इस नहज पे करूँगी कि मैंने उनको जानना है और मेरे लोगों को पता चल सके। बस यही मेरा विजन था और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसमें कामयाब भी हूँ कि मैं वही काम कर रही हूँ जो मैंने सोचा था। मैम, आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा इंटरव्यू जो आपने किसी का किया हो वो कौन सा था? अच्छा, इंटरव्यूज़ ना मुझे अपने सारे बड़े पसंद हैं। इंसान को अपना सारा काम बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर बहुत पसंद वाली बात आ जाए तो उसमें मुझे एजाज़ ये हासिल है कि मैंने औरिया मकबूल जान साहब का इंटरव्यू किया है। माशाल्लाह बहुत बड़ी पर्सनालिटी है वो
और जल्दी से टाइम भी नहीं देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका इंटरव्यू किया जो कि बहुत वायरल भी गया। ठीक है, मैंने एनालिसिस लिया था उनसे एक इंसिडेंट पे। इसके अलावा मैंने कासिम अली शाह साहब का किया, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैंने इनसे वो नोटी से क्वेश्चंस किए थे जो शायद दूसरे एंकर्स ना सोचते भी नहीं होंगे कि हम करेंगे। और इसके अलावा बाकी भी सारे अच्छे। मैम, आपने जब अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे पेश आई? बतौर ख़ातून आपने ये काम शुरू किया और जैसे कि आपने अभी गुफ्तगू में बताया कि आपने अकेले ही इस काम को मेनली किया और अभी भी आप अकेले ही अपना चैनल चला रही हैं, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको कहाँ पे महसूस हुई? मुश्किलात बहुत सारी आती हैं और कासिम भाई भी यही कहते हैं कि मुश्किलात को फेस करना आना चाहिए। आप में इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो, आपको किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे में हौसला बहुत है। मैंने बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देखा है और चैनल के जो टफ़ टाइम है उसमें और जो मैंने पहले देखा था टफ़ टाइम, उसमें बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो बात यह है कि मैं जो एक वेट्रेस की जॉब कर चुकी थी और वेट्रेस की जॉब से लेके रेस्टोरेंट मैनेजर बनने तक का सफ़र मैंने तय किया, वो सारा मेहनत से भरा हुआ था। ठीक है, इस पे मुझे 2.5 से 3 साल लगे थे और काफ़ी लोग मुझे इसलिए भी जानते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट से मैं रिलेटेड हूँ। अब जब चैनल की बारी आई थी तो मेरे लिए बहुत टफ़ था अकेले लेके चलना कि लोगों से PR भी बढ़ानी है, मैंने उनसे टाइम भी लेना है। कुछ लोग होते हैं जो इजीली टाइम दे देते हैं, आपको भी पता होगा, और कुछ लोग होते हैं कि जी अभी हम बिजी हैं, बाद में टाइम देंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे। अब होता क्या था, कांटेक्ट अरेंज करना, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था तब। 1 साल पहले की बात कर रही हूँ जब आमना अजमत को कोई भी नहीं जानता था। कांटेक्ट अरेंज करना है, कैसे करना है, ये मेरा हेडेक था। उस पर्सन से टाइम लेना है, ये मेरा हेडेक था। मैंने कौन से क्वेश्चन करने, ये भी मेरा हेडेक था। और रिकॉर्डिंग भी मेरा हेडेक था। सबसे बड़ी बात होती है कि एक कैमरामैन तो कम से कम होना, तो वो भी नहीं होता था मेरे पास। वो सारा काम मैंने खुद किया। इसके अलावा जब उसको अपलोड करना है तो मुझे 6 माह तक सर ये नहीं पता था कि टैग क्या चीज़ होती है। ठीक है, मुझे अपलोडिंग की चीज़ें मतलब समझ नहीं आती थी क्योंकि मैं हूँ बोलने वाली बंदी, ये टेक्निकल काम था। बिल्कुल ऐसे। तो दोनों काम डिफरेंट है। अब 2 लोगों का काम मैं अकेली कैसे कर सकती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थी स्टार्ट में। फिर ये है कि मैंने उन चीज़ों को सीखा, मैंने एडिटिंग थोड़ी बहुत सीखी, एडिटिंग भी मैं खुद करती थी। तो ये सारी चीज़ें ये मेरे लिए हर्डल्स थी। और मेरे पास एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब स्टार्ट था, मैं या तो वो पैसे लगा के अपनी वीडियो एडिट करवा लूँ किसी से, या फिर वो पैसे लगा के मैं खाना खा लूँ। मेरे पे ये वाला वक्त था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको डिफीट किया है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि एक YouTube पे जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंटेंट उनके पास अच्छा हो। और कंटेंट बनता है सवालों से और आपकी जो डिस्कशन है उससे। तो इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या किया? आपकी कौन इंस्पायरेशन था जिससे आपने सीखा था या थी, जिससे आपने चीज़ों को सीखा, लर्न किया और फिर क्वेश्चनिंग की तरफ आप आई और आपने लोगों के इंटरव्यूज़ किए? अच्छा, देखिए स्टार्ट में ना मुझे काफ़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि एक पर्सनालिटी के सामने बैठ के उससे सवाल जवाब करना ये बहुत मुश्किल था। नॉर्मल लोगों से मैं जो सोशल इश्यूज़ पर बात करती थी उसमें, और एक पर्सनालिटी के सामने बैठ के, ख़ास तौर पर सुहेल वड़ाइच को ले लें, कौन सी पर्सनालिटी जिसका उन्होंने इंटरव्यू नहीं किया हुआ, तो उनका जब इंटरव्यू फॉर एग्जांपल करना होगा तो मैंने क्या क्या सोचा होगा कि यार मैं ये करूं, वो करूं, ये सवाल करूं, ये ना करूं। ठीक है, ये बहुत था। लेकिन ये है कि फिर मैंने एक लाइहा अमल तरतीब दिया। मैं जिस भी पर्सनालिटी के पास जाने लगती थी उसका सारा प्रोफाइल मैंने रीड करना होता था। जो भी अहम चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में होते थे, वो नोट करने होते थे। और फिर वो नोट करने के बाद जब मैं उस पर्सनालिटी के सामने जाती थी, पूरे एतमाद से पूछती थी कि भाई ये वाला सवाल मेरा ये है, तो आप इसका जवाब दीजिए। अच्छा मैम, एक ख़ातून जब मीडिया की फील्ड में आती है तो बिलखुसूस एक ख़ातून को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? एक ख़ातून के तौर पे ये मर्दों का मुआशरा है, ये हमने बचपन से सुना। पहले मुझे लगता था कि नहीं हम इक्वल हैं, लेकिन अब आके ना मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं यार, मैं गलत सोच रही हूँ शायद। मुझे देखा जाए तो मैं आपको लड़की लग रही हूँ, मेरी बातें, मेरी फिज़ीक सब लड़कियों जैसी है, लेकिन मेरा जो हौसला है, जो हिम्मत है, मैंने मर्दों को डिफीट किया है बहुत सारी चीज़ों में। मैं जब रेस्टोरेंट फील्ड में थी तब भी मर्दों के साथ मुकाबला होता था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि हम सारे लड़के हैं 35-36 और हमारे ऊपर जो हुक्म चला रही है वो एक औरत है, और वो भी हमसे छोटी।
ठीक है, मैं 20 साल की उम्र में रेस्टोरेंट में कर रही थी, फ्लोर सुपरवाइज़र थी। तो यहाँ से अब आप अंदाज़ा लगाएं, जब मैं मीडिया में आई हूँ तो यहाँ पे भी एक कंपटीशन होता है। यहाँ पे हर जो बंदा है वो आपको यूज़ करने की कोशिश करेगा, आपके कॉन्टेक्ट्स को यूज़ करने की कोशिश करेगा, आपके करैक्टर पे आने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे ख़ुद को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए मुश्किल का मरहला होता है। एज अ गर्ल अपने करैक्टर को सेफ रखना है, आपने अच्छे से अपना काम भी लेके चलना है। यहाँ पे बहुत सारे मुखालिफिन होते हैं। मैम, किसी एंकर से या किसी बड़ी पर्सनैलिटी से आप कभी मुतासर हुई हो तो उसकी वजह क्या थी? अच्छा, मैं ना हमेशा से कभी किसी से मुतासर नहीं हुई थी। ये पता नहीं क्या है कि मैं किसी से मुतासर नहीं होती। हाँ, आपका काम अच्छा है, मैं तारीफ़ ज़रूर करूँगी, मैं जलती नहीं हूँ उस चीज़ से कि आपको अल्लाह ने इतना दिया है। मैं मुतासर किससे हुई हूँ? अगर मैं ज़िंदगी में कभी मुतासर हुई हूँ तो वो डॉक्टर फ़िज़ा अकबर हैं। एज अ होस्ट, एज एन एंकर, शी इज़ एक्सीलेंट। तो मुझे उनकी जो बेबाकी है, वो निडरपन जिससे वो बात कर रही होती है, मुझे वो बहुत पसंद है। मैम, आपके इस सारे सफ़र में वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और आपको गिरने नहीं दिया, या आपने खुद ही सेल्फ मोटिवेशन से ही सारा काम किया? तो हमारे मुआशरे में सबसे पहली सपोर्ट जो औरत को चाहिए होती है, ख़ासकर अपनी फैमिली की चाहिए होती है। अब मेरी अम्मी जो है या मेरे जो बहन भाई हैं, बाकी हम रूरल एरिया से हैं, शेखुपुरा वाली साइड से, तो वहाँ पे ये स्क्रीन के सामने आना ये ऐसे ही था कि जैसे कोई जहाद लड़ना है। मैंने अपनी पूरी फैमिली में से मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आती हूँ। अब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। तो मैंने कैसे सपोर्ट हासिल किया, ये बहुत मुश्किल है। मैंने हमेशा मेहनत करके उनको बताया कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं कर रही हूँ, मैं अपने बाबा की या अम्मा की इज़्ज़त का भी ख्याल रख रही हूँ और मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। मेरी अम्मी उस रोज़ सबसे ज़्यादा खुश हुई थी जब मैंने कासिम अली शाह साहब से टाइम लिया और मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए आई। तब मेरी अम्मी को थोड़ा सा एहसास हुआ कि अब मेरी बेटी जो है ना वो अच्छा काम करेगी। ठीक है, तो उस रोज़ भी मुझे याद है मेरी आपी ने मेरे से हल्की सी लड़ाई की थी, नाराज़ हो गई थी ड्रेसिंग को लेके। हमारे घरों में क्या होता है, लड़कियां जो है ये ना पहने, लड़कियां ये ना करें, लड़कियां वो ना करें। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो सपोर्ट जो है वो सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने मुझे किया, बाद में मैं खुद थी। और हाँ, मेरी बहुत सारी ढेर सारी मेहनत के बाद जब मैंने कोई 50-60 इंटरव्यूज़ कर लिए तो फिर मेरे दोस्त थे जो मुझे सपोर्ट करने के लिए आ गए और मेरी फैमिली थी। मैम, कासिम अली शाह फाउंडेशन और इसके काम को आप कैसे देखती हैं? कासिम अली शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तालीमी मैदान में देख लीजिए तो एक नई सोच दी है, जो कि आपका नारा भी है कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। और सोच ही तो इंसान की बुनियादी चीज़ है। अगर आपने बड़ा सोच लिया और बड़ा करने का इरादा कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं एज अ गर्ल आगे आ सकती हूँ तो फिर आप भी आगे आ सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पे कोई मुश्किल वक्त आया तो आप खुद को बेचने लग जाओ या कोई बुरा काम करने लग जाओ। आपको चाहिए उस चीज़ को हौसले से फेस करो, सोचो कि अल्लाह ताला आपके साथ है और आपने यही करना है जो उसने आपके लिए राह मुतय्यन कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आमना अजमत साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और किस तरह एक लड़की मेहनत करके ख़ुद कमा रही है और अपने आप को संभाल के आगे लेके चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए कि अपना बहुत ही ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।